सामान्यतया समान रूप से आदर और जो है वो विपरीत परिस्थिति में जाने पे उनको एक होने का न्योता देता रहे। ये स्थितियां बनती हैं। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस हफ्ते जो मैंने कुंडली चुनी है उनका नाम है आर्ट वॉरियर्स। इस आईडी से ये जो है वो कमेंट आता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। रांची झारखंड की ये कुंडली है 2010। सबसे पहले इनकी कुंडली का मैं पंचांग आप लोगों के सामने उपस्थित कर देता हूं। कुंडली बहुत ही सावधानी से देखने की आवश्यकता होती है और इसको बहुत ही गहनता से देखने की आवश्यकता मैं महसूस भी करता हूं। माघ माह में व्यक्ति जन्मा है, बाघ की तरह होता है और माघ माह में जन्मे होने से सबसे बड़ी बात यह होती है कि स्वस्थ होता है, उसको शारीरिक कमजोरी नहीं होती। उत्तरायण में जन्मे होने से पौष और माघ दोनों का प्रभाव है। उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति का आत्मबल और व्यक्ति के अंदर प्रतिभा और साथ ही साथ उसमें उग्रता और जल्दबाजीपन की स्थिति ज्यादा रहती है। और एक बात और बता दूं तो ये शिशिर ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से विलंब होने की संभावनाएं थोड़ी जीवन में बन सकती है। ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं। कृष्ण पक्ष के अमावस्या के जन्मे होने के कारण अब यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में कई बार सरकारी नौकरी के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे और कई बार व्यक्ति या तो खुद का कारोबार करता है या कई बार उसे प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है। अब कोई आवश्यक नहीं कि छोटी नौकरी करेगा, वो उच्च पदस्थ अधिकारी सरकारी नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में भी बन सकता है। ये बात भी दिखा। हालांकि इस बात का निर्णय, एक बात यहां से कह दूं कि मैंने जहां तक जितनी भी कुंडलियों में अध्ययन करा है वहां पे जब कभी भी चंद्रमा की स्थिति कमजोर पाई गए हैं तो जीवन थोड़े से कष्ट की स्थिति में जरूर बीतता है। ये बात भी समझने वाली है, क्योंकि मूलभूत जो किसी भी ग्रह को आधार स्तंभ जो मिलता है, इसको आप समझने की स्थिति में चले जाना चाहिए कि निस्संदेह आपको थोड़ा सा भाव बढ़ाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत बढ़ती है और आप कुछ भी जो है वो केयरलेस होकर के नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे अच्छी बात है कि कृष्ण पक्ष मतलब काला पक्ष, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक काला अध्याय होता है, चाहे वो कोई भी संत हो, कोई महात्मा हो, कोई व्यक्ति, कोई सत्पुरुष या कोई महान आत्मा, सबके जीवन में एक काले अध्याय के पेज जुड़े होते हैं। तो यहाँ भी कुछ होगा जहाँ व्यक्ति कुछ उटपटांग हरकतें भी करेगा। गुरुवार के जन्मे होने से व्यक्ति का शुद्ध होना, प्रबुद्ध होना, मजबूत होना, यशस्वी होना, ज्ञानी होना और गूढ़ और जानकारी से युक्त होना, ये सब सामान्य बातें इस जातक के साथ जुड़ी रहेंगी। आगे बढ़ के बताता हूं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ये शुक्र का नक्षत्र, व्याघात योग, इस वजह से किसी दूसरे पे भरोसा करने से पहले बचना चाहिए, कई बार विचार करना चाहिए। चतुष्पाद करण, ये बढ़िया है, व्यक्ति दिमाग भी लगाएगा, बल भी लगाएगा, बुद्धि भी लगाएगा और चारों तरफ से, चतुष्पाद मतलब चारों पैर जिसके जागृत हों। और क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण क्षत्रियता यानी कि पराक्रम और मनुष्य गण यानी कि 16 कलाओं का निपुण होना, मतलब उसके पास सारी चीजें हैं, काम, क्रोध, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रभाव, अभाव, प्रमाद, आलस्य सब रहेगा और सबका वो मिला जुला असर। जैसे मानव जिसके पास भक्ति भी है, उसके पास दुर्गति भी है उसकी, और उसकी जो प्रवृत्ति का बल भी होता है, निवृत्ति का मार्ग भी उसे अपनाना पड़ता है कई बार। ये सारी चीजें जीवन में एक सामान्य स्थितियां देख रहा हूं। अब सबसे पहले मैं इनकी कुंडली के पंचांग के बाद, पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या रही? पंचांग में सबसे अच्छी बात रही व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है और पंचांग में दूसरी सबसे अच्छी बात रही व्यक्ति का जन्म गुरुवार को हुआ है। पंचांग में तीसरी सबसे अच्छी बात, व्यक्ति पराक्रमी, मेहनती, दबंग है, हठी है और सबको शांति प्रदान करने के लिए मेहनत करता है और दूसरों को हमेशा ही सेवा करने का भाव दूसरे के लिए रखता है। ये चीजें दिखती हैं। जहां कमजोरी, चंद्रमा पापक और व्यक्ति के जीवन में आय और व्यय को अनियंत्रित करने का भाव पैदा कर सकते हैं। इससे आप आंखें बंद नहीं कर सकते, इसे समझने की आवश्यकता है। अब आइए सवाल। सामान्यतया मीन लग्न की कुंडली जो वस्तुतः यहाँ की कुंडली है और लग्न के अधिपति का 12वें जाना, कुंभ राशि में बैठना। अब जरा ध्यान से समझिएगा तो लग्न के अधिपति का 12वें जाना और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति का चतुर्थ स्थान को देखना, जहां सूर्य और चंद्रमा व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में माहिर बना देंगे, वहीं बुध व्यक्ति को किसी न किसी वजह से राजनीति में ले जाने वाला या राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाला बना देते हैं। अगर व्यक्ति चाहे तो इस क्षेत्र में भी या स्वयं का कारोबार या प्राइवेट सेक्टर में, गारंटी से बोलता हूं, प्राइवेट सेक्टर में भी पदस्थ अधिकारी इतना रहे कि उसके खर्चे लाखों में हो
और ऐसे ही धन कमाने का सोर्स उसके पास जागृत होता है। ये पक्की बात बताता हूं। राहु के साथ सूर्य का बैठना, जो सूर्य बैठे हैं उत्तराषाढ़ा के, राहु उत्तराषाढ़ा के, और ऐसी स्थिति जो बनती है कि सूर्य का प्रबुद्ध हो जाना बड़ी बढ़िया बढ़िया रहेगा इस कुंडली के लिए। मीन लग्न की कुंडली के लिए सस्टेज होकर के जन्म कुंडली में दशम भाव में बैठे हैं, थोड़ी बहुत प्रतियोगिता काम में बनी रहेगी राहु के कारण, और सूर्य के अपने नक्षत्र में बैठे होने के कारण दिग्बली, और यहाँ के दशम स्थान के अधिपति 12वें व्यक्ति की कुंडली में लग्न और दशम के अधिपति होकर के 12वें बैठे, जिसपे मंगल का प्रभाव होगा। मंगल की उच्च दृष्टि यहां शुक्र पे, और उसके बाद सामान्य दृष्टि जन्म कुंडली के लग्न पे या लग्नेश पे। लग्न से 5वें मंगल का नीच का होना, यह व्यक्ति के जीवन के यश को, कीर्ति को, मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को थोड़े थोड़े कमजोर करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, और साथ ही साथ एजुकेशन में बाधाएं उपस्थित कर सकते हैं, क्योंकि ये पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है, सुत्त का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, और व्यक्ति के जीवन में वैराग्य का भाव होता है, पूजनीय होने का भाव होता है। कई बार व्यक्ति को, अब चूंकि पंचम भाव में मंगल नीच के हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति कई बार हिंसक हो जाता है, दूसरों की भावनाओं को न समझने वाला हो सकता है, निर्मोही और कई बार द्वेषी भी हो जाता है। इसका मतलब आपको इन सब चीजों पे फोकस करने की आवश्यकता हो सकती है। मैं समझता हूं कि व्यक्ति को उच्चतम और एक अच्छे दर्जे का संस्कार देने का बल आपको पड़ेगा, और उसकी आवश्यकता भी होगी। इसका दबाव आपके ऊपर रहेगा कि आप इसको एक अच्छे संस्कार से इसको पोषित करने की आवश्यकता है। संस्कारों का जो बस्ता है इसके पीठ पर जरूर ही देना चाहिए, नहीं तो कई बार ये चीजें बिगड़ जाती हैं। गुरु का 12वें जाना, सूर्य का राहु के साथ बैठना, चंद्रमा और बुध का एक साथ बैठना, और जन्म कुंडली में किसी भी शुभ ग्रह का उस पर प्रभाव नहीं। वस्तुतः शनि की दृष्टि दशम भाव के अतिरिक्त, दशम भाव पे तो नहीं है पर चतुर्थ स्थान पे जरूर है, तो शनि की दृष्टि का चतुर्थ स्थान पे पड़ना और मित्र की दृष्टि और इस भाव के अधिपति का इस भाव को देखना, निस्संदेह ये एक अच्छी बात हो सकती है, जो व्यक्ति के जीवन में चल अचल संपत्ति खड़ा करने में इनकी सहायता कर सकती है, जो शनि की दशा में और बुध की दशा में संभव है, और साथ ही साथ लग्नेश की दशा में भी ये बात संभव हो सकती है। दूसरे नंबर पे धन भाव के अधिपति का नीच का होना, पर अपने भाव से चतुर्थस्थ पर ये पापक ग्रह, और उस पे शुक्र की स्थिति, और गौर करिए तो इस पे अन्य किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, एकमात्र ग्रह शुक्र देख रहे हैं, जो मीन लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश होते हैं और वो अच्छे नहीं होते। इसका मतलब है कि धन भाव के अधिपति पे त्रिक भाव के अधिपति या दुह स्थान के अधिपति होकर के लाभ को कम कर रहे हैं। व्यक्ति को कभी भी केयरफुल ही होना होगा, केयरलेस होकर के आप जीवन नहीं जी सकते, मेहनत बढ़ानी होगी, क्योंकि वस्तुतः आपकी कुंडली में जो धन भाव है उसके अधिपति नीच के हैं, और मैं समझता हूं कि आश्लेषा में बैठे हैं वक्री होकर के 21 डिग्री के, इस आधार पर इनका प्रभाव थोड़ा कमजोर भी हो रहा है। और एक बात और कहता हूं, मंगल का शुक्र को देखना, शुक्र का मंगल को देखना थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति में भी लेके जाए, कामुक प्रवृत्ति बढ़ा दे, क्योंकि मंगल नीच के हैं, कई बार वो पराक्रम को सही दिशा नहीं दे सकते, व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को और व्यक्ति के निर्णयों को गलत लेने वाला भी बना सकते हैं। ऐसी स्थितियां भी मैं देख रहा हूं, क्योंकि मंगल जो है वो व्यक्ति को प्रबुद्ध बनाता है। किस चीज के लिए? मेहनत करने के लिए, उसके पराक्रम को सही दिशा देने के लिए, उसके निर्णय लेने की क्षमता में जो बल आता है उसके लिए, और साथ ही साथ चंद्रमा और बुध, जहां चंद्रमा पहले ही पापक बैठे थे और बुध जो है वो जन्म कुंडली में मूल नक्षत्र के बैठे हैं, वक्री वो भी हो गए हैं, अशुद्ध हो गए हैं वो भी, मंगल भी अशुद्ध हो गए हैं। ये दोनों ही स्थितियां कुंडली के कमजोरीपन का एहसास करा रही हैं। मैं जहां पर अगर बुध की बात करूंगा तो सप्तम और चतुर्थ के अधिपति होकर के जहां चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, माता का सुख है, पर एक बात और बताता हूं कि वहां अमावस्या दोष भी लगा है पिता के भाव में, राहु का प्रभाव है और सभी ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे है। माता को विशेष चिंता करने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, पर चिंता करती हैं, और गुरु की दृष्टि इस भाव पे है, इस भाव के ठीक आगे नीच का मंगल इस भाव को परेशान और प्रताड़ित कर रहा है। माता को कोई ना कोई दवाइयां हमेशा या लगभग चलती रहती हैं, ऐसी भी स्थितियां देखी जाती। हालांकि अभी अगर नहीं है वो बात तो आगे जरूर ऐसा संभव है, हो सकता है, क्योंकि केतु हैं जो ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं। हालांकि गुरु ने केतु को देखा है और केतु पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु धनिष्ठा के, इस वजह से व्यक्ति के पास शिक्षकीय गुण बहुत अच्छा है। वो व्यक्ति राजनीति में जा सकता है, प्रवक्ता बन सकता है, ज्ञान से संपन्न है तो शिक्षक बन सकता है, और कई बार कि जहां पे मैं स्थिति जो देख रहा हूं उसमें व्यक्ति जो है वो रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में भी जाने की स्थिति में है। और एक बात और बता दूं तो मैं जहां तक समझता हूं तो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ले लो, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में ले लो, तकनीक के क्षेत्र में ले लो, किसी भी क्षेत्र में वो किसी को ज्ञान दे सकता है।
ऐसी स्थितियां बनती हैं। किसी के पॉइंट को अपने हिसाब से उसको समझा देना, इस जातक के अंदर बहुत अच्छी कला कौशलता की स्थिति, कुशलता की स्थिति देख रहा हूं। क्योंकि नवांश कुंडली में भी अगर आप देख रहे हैं तो शुक्र और मंगल यहीं बैठे हैं, जहां मंगल उच्च के हो जा रहे हैं, इनका नीच भंग यहां हो रहा है, ये अच्छी स्थिति होगी। शनि यहां पे लग्नेश होकर के लग्न को देख रहे हैं, ये अच्छी स्थिति होगी। जहां जातक की कुंडली में मंगल जन्म कुंडली में लाभ भाग्य भाव में, राहु शुक्र और सूर्य के साथ जन्म कुंडली के अष्टम में आत्मबल में कमजोरी और रिसर्च आदि और अपग्रेड होने में समस्याएं जातक को पैदा कर सकती है। मतलब चूंकि प्राइवेट नौकरी में हमेशा ही आपको अपने आप को अपडेट करने का दबाव बना रहता है, आपको कोई भी कभी भी रिप्लेस कर सकता है। इसका मतलब है कि कई बार जब आप दशम स्थान को देख रहे हैं तो दशम स्थान के अधिपति के ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं है और दशम स्थान में सूर्य बैठे हैं। मंगल का प्रभाव नीच का है, सूर्य राहु के साथ चले गए, लग्नेश 12 में चले गए, चंद्रमा पापक हो गए और बुध जो है वो वक्री हो गए, मंगल वक्री हो गए। ये तमाम जो स्थितियां बन रही है वो कुंडली को थोड़ी थोड़ी कमजोरी के पंख के एहसास को कराने वाली बन रही है। इस वजह से कि जन्म कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति जो बनते हैं वो शुक्र हैं, अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के पराक्रम के कारक के द्वारा देखे जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति पराक्रमी तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर हाँ संभवतया उसके पराक्रम का परिणाम विलंब से मिल सके, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि परिणाम भाव में ही जन्म कुंडली के मंगल नीच के हो जा रहे हैं। इस मीन लग्न की कुंडली के लिए जरा गौर करिए तो कर्क राशि अच्छी होती है और वृश्चिक राशि अच्छी होती है। इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे होते हैं, पर इस कुंडली के लिए बुध मारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ शनि इस कुंडली में पापी ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। इस कुंडली के लिए शुक्र अनिष्टकारी ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। क्लियर है? मतलब शुक्र अनिष्ट करेंगे, आपके जीवन में बाधाएं लाने का काम करेंगे। शनि जब भी दशा में आएंगे तो व्यक्ति के दिमाग को पापी बनाएंगे, गलत विचारों से प्रेरित करेंगे, गलत जगहों पे खर्च करवाएंगे, लालच भरने का काम करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप गौर करें बुध को, तो बुध की दशा में व्यक्ति का डेली बेसिस का इनकम प्रभावित होगा, उसका डेली रूटीन जो है वो कमजोर हो सकता है। ये बात ऐसी स्थितियां, मैं ये सूक्ष्म तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं जिसको कि समझने की आवश्यकता है। शनि की दशा में व्यय बढ़ेगा, शुक्र जो है वो आपके काम को रुकावट में रखेंगे, रुकावट करेंगे, बेवजह का खर्चा डालेंगे, शुक्र और शनि। और बुध डेली बेसिस के इनकम को प्रभावित करेंगे, वहां पे आपको प्रत्येक दिन के इनकम को बहुत ही सरल तरीके से और समुचित तरीके से खर्च करने का दबाव बना रहेगा। क्लियर है? मंगल नीच के हैं, लग्नेश के मित्र होते हैं और लग्न से पंचमस्थ जाकर के नीच हुए हैं, ये ठीक नहीं है। पर गौर करिए तो उच्च की दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, जहां जन्म कुंडली का अष्टमेश और जन्म कुंडली का तृतीय भाव का अधिपति तृतीयेश लाभ में बैठे हैं। शुक्र का सम संख्या की राशि में बैठना, अपने मित्र की राशि में बैठना, संपूर्ण तरीके से जातक को जो चीज भी चाहिए होगा वो जरूर दिलवा देंगे, क्योंकि शुक्र वस्तुतः जो है वो उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी स्तुति जो है वो 2 डिग्री की नहीं 0 डिग्री के है और सूर्य जो है वो 29 के हैं, वो अस्त हो जाएंगे। ये थोड़ी सी कमजोरी जरूर होगी जो जातक की कुंडली के रिसर्च वाले क्षेत्र को प्रभावित करे। गूढ़ और रहस्यमय चीजों के पीछे व्यक्ति कभी भी दिमाग नहीं लगा पाता, या कई बार जितना मंथन करना चाहिए उतना नहीं कर पाता। गुप्त तरीके से जो धन कमाना चाहिए या अल्टीमेट जो एकदम रैंडमली जो धन प्राप्त होता है वो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा कम सा देख रहा हूं। पैतृक संपत्ति के सुख जातक की कुंडली में थोड़े कम से देख रहा हूं। इस वजह से व्यक्ति को खुद से ही सारी चीजें बनाने की आवश्यकता महसूस करता हूं। और दशमांश कुंडली में गुरु और बुध का यहाँ बैठा होना, दरअसल व्यक्ति के पास यहाँ पे अगर व्यक्ति कभी भी कुछ काम करना चाहे अपने बल पे तो उसके पास काम बन जाए, उसका काम बिगड़े नहीं। और क्योंकि शुक्र एकादशवें भाव में अगर बैठे हैं मित्र की राशि में, जहां के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, तो लाभ तो मिल जाए, क्योंकि वस्तुतः शनि जो है वो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। और गौर करिए तो भाग्य भाव के अधिपति जो मंगल हैं वो अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में जाकर के नीच के हुए हैं। और मीन लग्न की कुंडली के लिए वो 2 अच्छे भावों के अधिपति होते हैं, लग्नेश के मित्र होते हैं और वस्तुतः वो नीच के हुए हैं, जिनका नीच भंग हुआ है। इस वजह से ये कुंडली मंगल की दशा आरंभ में थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर दे सकती है, पर बाद में वो लाभदायक सिद्ध हो सकती है। पर एक बात और कहूंगा, वस्तुतः आप जब मंगल के बारे में फलादेश करने चलें तो मंगल धन भाव के अधिपति होकर के नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग हुआ है, पर वो बाद में, और वस्तुतः उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है। पराक्रम करने के बाद व्यक्ति को परिणाम मिले, पर विलंब से, क्योंकि एकादशवें भाव के शुक्र व्यक्ति के जीवन में जिस चीज के लिए भी जातक मेहनत करेगा उसको वो सफलता दिलवाने में सहायता करेंगे।
इस जातक की कुंडली में सूर्य का चंद्रमा के साथ बैठना राजनीतिज्ञ बना दे, राजनीति और डिप्लोमेट दिमाग का बना देता है, व्यक्ति को डिप्लोमेट दिमाग का बना देता है, माइंडसेट का। और चंद्रमा के साथ बुध का बैठना जो निर्णय लेने की क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। राहु के साथ बैठने के कारण व्यक्ति राहु की दशा में कई बार बहुत ही ज्यादा ग्रो कर जाता है, और राहु की दशा में व्यक्ति को लाभ की स्थितियों में संकेत मिलने, लाभ की स्थितियां जो प्राप्त होने का संकेत है वो मिल रहा है राहु की दशा में। ऐसा भले ही वो तटस्थ बैठे हैं, पर फिर भी मैं समझता हूं कि व्यक्ति अगर कुछ अच्छा और बेहतर करना चाहता है तो अपने जन्म स्थान से धन कमाने के लिए उत्तर पूर्व दिशा की तरफ निकलना चाहिए। एक दिशा ये बनती है, दूसरी दिशा जो है वो ये बनती है कि व्यक्ति को पश्चिम दिशा की तरफ बनना चाहिए या बढ़ना चाहिए। मैं जहां तक 2-3 बात और कहूंगा तो इस कुंडली के लिए गुरुवार का दिन अच्छा है। इस कुंडली के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आवश्यक रहेगा, और मैं समझता हूं कि सूर्य को अर्घ्य देना इस कुंडली के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी सूर्य की दशा आने वाली है 2022 के एंड के बाद, मतलब 12वें महीने के बाद, जहां छठे भाव के अधिपति हैं जो 6 वर्षों तक रहते हैं। सूर्य की दशा 2022 से अगले 6 वर्षों तक रहेगी, जिसमें वो छठे भाव के अधिपति होकर के जाकर के दशम स्थान में राहु के साथ बैठे हैं। आत्मबल को कमजोर किए बिना, बेवजह की चिंता किए बिना अगर व्यक्ति अपने करियर पे फोकस करेगा तो निस्संदेह जो प्राप्त करना चाहता है कर सकता है। लेकिन पराक्रमेश जो है वो जन्म कुंडली में लाभ में बैठे हैं, देंगे थोड़े बहुत विलंब के साथ, मेहनत करनी होगी, और ये बिल्कुल ही जरूरी भी है। नवमांश कुंडली में शनि का नीच का हो जाना, यहाँ शनि सप्तम में बैठे थे, ये इनका अति विशिष्ट कारक भाव है, यहाँ वो शनि यहीं बैठे हैं, वर्गोत्तम हो जा रहे हैं। पत्नी थोड़ी कठोर मिल सकती हैं और थोड़ी खर्चीली मिल सकती हैं, और हो सकता है कि उनका व्यय लगातार बढ़ता रहे, ऐसी भी स्थितियां कई बार बनती हैं। बुध का जन्म कुंडली में व्यवसायिक या पढ़ने पढ़ाने वाली बन सकती हैं। मंगल और बुध का पॉजिटिव स्किल मिलेगा, और शुक्र और मंगल का एक साथ बैठना व्यक्ति का दाम्पत्य सामान्य रहता है, बहुत ज्यादा ना तो अच्छा ना तो बहुत ज्यादा बुरा। हाँ, पर मैं इतनी बात जरूर कहता हूं, मीन लग्न के होत नर सदा दुखी वाली बात, यहाँ पे आपको आपके ऊपर काम करने की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। ज्योतिष जो है वो सीखने और सिखाने की बात है, ये दर्शन करा देता है। दरअसल ये दिग्दर्शन पत्रिका है, एक ऐसी मैगजीन जहां से आप अपने कमियों को इनकाउंटर करते हैं और उस पर काम करने का काम शुरू करते हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि अगर मीन लग्न की स्थिति है तो व्यक्ति को खुद के ऊपर काम करना तो है ही, साथ ही साथ उसको किसी खास ढांचे में अपने आप को ढालने की आवश्यकता भी है, जहां उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत उसके जीवन के आगे बढ़ने की गति तय करेंगे और निस्संदेह उसके कार्य क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करने के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आपकी कुंडली में दशम स्थान में 4 ग्रहों का बैठना, जहां एक पारछाई राहु बन के बैठे हैं जो तटस्थ हो रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा और बुध का दशम भाव में बैठना, उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। दशम भाव के अधिपति गुरु जहां 9 नंबर दिखा है, उसके अधिपति का 12वें में जाना, व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश का 12वें जाना, उसमें मंगल जैसे क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि का पड़ना, ये सारी स्थितियां जो हैं वो जातक को दूर भेजने के लिए लालायित है। और मैं जहां तक समझता हूं कि जातक जब तक बाहर नहीं जाए तब तक लाभ ना मिले, और विदेश रहने की स्थिति तो बहुत ज्यादा अच्छी है। अब एक बात और बताता हूं, धन की स्थिति इनकी कुंडली में थोड़ी बहुत कमजोर जरूर है, देर से, विलंब से या थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद आए। और मैं जहां तक समझता हूं तो व्यक्ति की कुंडली में दादा दादी का लाभ संपूर्ण है, इसमें कभी भी कमजोरी नहीं है। माता का लाभ भी बढ़िया है, पिता का लाभ थोड़ा बहुत कमजोर देख रहा हूं जरूर ही, हालांकि स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता पिता को जरूर है। माता और पिता दोनों में से माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, पिता का थोड़ा कम, ऐसी स्थितियां मैं देख रहा हूं। गुरु धनिष्ठा के बैठे हैं जिसका मंगल, अब जरा गौर करिए तो केतु जो जिस नक्षत्र में बैठे हैं गुरु ने उन्हें देखा है, ये अच्छी बात है। मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं आश्लेषा के, और बुध जन्म कुंडली में मूल के, इस वजह से व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। शुक्र जो बैठे हैं वो उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं और अस्त हो रहे हैं, और चंद्रमा भी अस्त, तो शुक्र और चंद्रमा दोनों अस्त हो गए। शुक्र कौन? तीसरे भाव के अधिपति और 8वें भाव के अधिपति। इस वजह से व्यक्ति के कई बार कम्युनिकेशन को कमजोर होते देखा जा रहा है। कई बार वो दिमाग में तो कई सारी चीजें चलती हैं, पर वो रिप्रेजेंट करने में उसको मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है, या कई बार वाणी जो है वो प्रबुद्ध नहीं हो पाती, मजबूती से अपनी बात रखने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, और कई बार उसका कार्य क्षेत्र जो है वो थोड़ा बहुत प्रभावित होता हुआ देखा जाता है। इस वजह से व्यक्ति को सबसे ज्यादा जिस चीज पे काम करने की आवश्यकता है वो उसका करियर वाला क्षेत्र है, हालांकि वही क्षेत्र सबसे ज्यादा मजबूत भी है। मैं समझता हूं कि व्यक्ति की कुंडली में जो भाग्य भाव है उसके अधिपति अगर नीच के नहीं होते तो और भी अच्छी बात हो जाती, लेकिन भाग्य भाव के अधिपति के ऊपर शुक्र जैसे ग्रह की दृष्टि है तो व्यक्ति धार्मिक जरूर होगा,
पर अनकहीपन के हिसाब से, अपने हिसाब से वो किसी के कहे में आकर के कभी भी पूजा पाठ और मंत्र जप आदि नहीं करेगा। व्यक्ति किसी को सताए नहीं और कभी भी किसी को दुख न दे। सभी धर्मों का सामान्यतया समान रूप से आदर और जो है वो विपरीत परिस्थिति में जाने पे उनको एक होने का न्योता देता रहे। ये स्थितियां बनती हैं। राहु का सूर्य के साथ बैठना, थोड़ी बहुत कमजोरी, बुध का यहाँ पे बैठना और कई बार 12वें भाव के अधिपति, हालांकि लग्न को, नवमांश कुंडली में लग्न को शुभकर्त्री लगा है, ये दाम्पत्य टूटने न दे। और राहु की दृष्टि यहाँ पे है, शनि नीच के बैठे हैं, इस वजह से कुंडली मिलाने का जो दबाव है वो आपके दिमाग को परेशान करता रहेगा। आपकी कुंडली जो है वो मैं समझता हूँ कि मंगलिक वगैरह तो नहीं है, लेकिन चंद्र कुंडली से मंगलिक जरूर होगी। इस वजह से कुंडली मिला लेने की आवश्यकता है। विशेषतया क्यों? क्योंकि शनि यहाँ नीच के हैं, शुक्र के साथ मंगल का प्रभाव है, पापग्रह का यहाँ बैठना। यहाँ के अधिपति का जन्म कुंडली में जो शनि है वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं? नवमांश कुंडली में नीच के बैठे हैं। ये थोड़ा ठीक नहीं है। सप्तम भाव थोड़ा प्रताड़ित होता हुआ दृष्टि को गोचर हो रहा है। राहु की दृष्टि जा रही है, वो भी अच्छी नहीं जा रही है। इस भाव से चतुर्थस्थ बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, थोड़ी बहुत लाभ की स्थिति भी बनेगी, पर मैं समझता हूं कि मिला लेने में कोई हर्ज नहीं है। दशमांश कुंडली में चंद्रमा का यहाँ बैठना और चतुर्थ भाव के अधिपति का जाकर के नीच का होना, कई बार व्यक्ति जो है वो काम जो भी करता रहे उसमें उसको अनियमित होते देखा जा सकता है, संकुचित होते देखा जा सकता है। कई बार उस चीज को लेकर के प्रेशर उसके ऊपर से काम करता रहे, ये भी होते देखा जा सकता है। या कई बार जिस क्षेत्र में वो काम करता है वो कई बार 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 छोड़ना पकड़ना या एक जगह लगातार काम न करते हुए देखा जाता है। मतलब आपके ऊपर इस बात का भी विकसित करने की स्थिति ये बात भी बनेगी कि आप लगातार किसी भी जगह पे जो भी काम पकड़े हैं उसको पकड़ करके रखिए और लंबी दूरी तक उसको ले जाने का प्रयास करिए। बार बार काम को बदलना नहीं है, रेगुलराइज करना है। और आपके जीवन में अनियमित होने का दोष, स्वास्थ्य के कमजोर होने का दोष तो नहीं करूंगा, पर हाँ अनियमित होने का दोष लग सकता है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दशाओं के क्रम में शनि और सूर्य, इनकी दशाएं कमजोर होने के बावजूद भी अच्छी रहेंगी। वहां पे मैं जो समझ रहा हूं, सूर्य को टाइट कंजंक्शन का ग्रहण लगा है, इस वजह से आत्मबल और पिता के साथ संबंध, अपने लक्ष्मी को आने की स्थितियों में कोई भी कमजोरी ना रहे, इस वजह से लगातार मेहनत करने की आवश्यकता होगी। ये कुंडली कार्मिक कुंडली है, जहां भाग्येश अगर कमजोर हो जाते हो, भाग्य के कारक ग्रह कमजोर हो जाते हो या 12 में बैठ जाते हो तो भाग्य जरूर थोड़ा कमजोर हो जाता है। इस वजह से शिव जी की पूजा, भगवान नारायण की उपासना और बजरंग बली के हनुमान चालीसा का पाठ और घर में दीपक जलाने का महत्व और अपने कुल देवता को याद करने की स्थिति, ये सारी चीजें बन जाती हैं। डिग्री के आधार पर अगर मैं बात करूं तो सूर्य 29 डिग्री के मृतप्राय, चंद्रमा जिस डिग्री पे हैं 18 वृद्ध हो जाएंगे, मंगल जिस डिग्री पे बैठे हैं उस आधार पे वो 21 डिग्री के हैं, कुमार अवस्था के, इस वजह से वो ठीक ठाक हैं। बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में कहूंगा, खराब नहीं है। गुरु जन्म कुंडली में 25% का परिणाम करेंगे। शुक्र मृतप्राय है, इस वजह से कई बार, हालांकि वो ठीक है, अगर वो मृतप्राय है तो कुछ चीजें कमजोर जरूर होंगी, कुछ चीजें दाम्पत्य में जैसे विवाह देर से हो, कोई भी चीज व्यक्ति पसंद करे वो किसी को पसंद ना आए, या फिर कई बार जो होता है उसके आर्थिक विपन्नता का एक दौर भी देखने को जीवन में मिलता है। मतलब एक सामान्यतया ये स्थितियां मैं देख रहा हूं। आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं बात करूं तो शुक्र जो है वो मृतप्राय है, इस वजह से कई बार ऐश्वर्य और भोग की स्थिति, वो अपने भाव का फल करते रहेंगे, इस वजह से वो दे जरूर देंगे पर मशक्कत भी जारी रहेगी और कम पैसों पर कई बार नौकरी भी व्यक्ति को करनी पड़ती है। एक वक्त होता है, पर उस वक्त को जब काट लेंगे तो निस्संदेह पदस्थ भी बन जाएंगे और धन के लाभ की स्थिति भी बनेगी। क्यों? क्योंकि धन भाव के अधिपति पे एक शुभग्रह शुक्र की दृष्टि है, जो निस्संदेह आपको कहीं ना कहीं से दिलवा देगा। ये बात भी दिख रही है। शनि जो है वो जन्म कुंडली में इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे तो नहीं होते, इस वजह से उनका कमजोर होना ही ठीक होगा, मैं उसे ठीक समझता हूं। राहु और केतु की दशाओं में अगर बात करूं तो व्यक्ति को कष्ट हो सकता है, इस वजह से जब कभी भी राहु केतु की दशा चले तो व्यक्ति को लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए और उस दौरान गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ कर देना चाहिए और गणेश जी के मंत्रों का जप आरंभ कर देना चाहिए। इस कुंडली के लिए अशोक का वृक्ष व्यक्ति को लगाना चाहिए, पीपल और जामुन का वृक्ष व्यक्ति को लगाना चाहिए। गाय की सेवा, ब्राह्मणों का पूजन, ब्राह्मणों को ग्रंथ और पुस्तकों का दान और कई बार अगर हो सके तो पुष्प की माला माता दुर्गा को अर्पित करने की आवश्यकता है। भगवान सूर्य नारायण के लिए अपने हाथ में, दाहिने हाथ के कलाई में तांबे का छल्ला जरूर धारण कर लेना चाहिए, तांबे का कड़ा, ये बात है। और अगर हो सके तो विशेषतया रविवार को नमक बिल्कुल भी ना खाएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इस कुंडली के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा, ये बात जरूरी है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। जो चीज छोटी होगी वो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा।
तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।